नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो महाजनपदों के बारे में है कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल के अंत तक महाजनपदों का उदय होता है और राजनैतिक जीवन अपना विस्तार रूप ले लेता है। तो प्राचीन इतिहास में हमने पहले शुरुआत की थी पाषाण काल से, और इसके बाद हमने सिंधु सभ्यता को पढ़ा, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता को, और इसके बाद आज का हमारा अगला वीडियो महाजनपदों के बारे में है, जहाँ से वास्तविक राजनैतिक जीवन की शुरुआत होती है। अब यहाँ से राजनैतिक जीवन की शुरुआत कैसे होती है, तो आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, जो कि महाजनपदों के बारे में है। तो जैसे ही उत्तर वैदिक काल के अंत तक लोहे की खोज हुई, तो उस लोहे की खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिससे कृषि का विस्तार हुआ और आर्थिक प्रगति हुई। तो आर्थिक प्रगति के चलते सामाजिक प्रगति हुई, जिससे राजनीतिक जीवन को विस्तार मिला और राजनीतिक जीवन को बदल दिया। लोहे के प्रयोग से ही औजारों के प्रयोग हुए, बड़े बड़े औजार बने लोहे के, और क्षत्रिय वर्ग में शक्ति में अपार वृद्धि हुई, जिससे राजनीतिक जीवन को बदल करके रख दिया। तो जो राजनीतिक जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है वह इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के होती है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे ही लोहे की खोज हुई, तो आर्थिक और सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि जो कबीला होता था, ये कबीला जन में बदल गया, इसका आकार बड़ा हुआ, और जन का आकार बड़ा होकर के जनपद में बदला, और जनपद इसका आकार बड़ा होकर के महाजनपद में बदल गया। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक कबीला था, ये कबीला बड़ा होकर के जन का आकार लेता है, और यह जन बड़ा होकर के जनपद में बदलता है, और जनपद बड़ा होकर के महाजनपद में बदलता है। और यहाँ पर संघर्ष का दौर था, दो धर्मों का उदय हो गया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जहाँ एक तरफ जो प्राचीनतम हिंदू धर्म था, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, वहाँ वो तो अपना राज कर ही रहा था, सत्ता उसकी स्थापित थी। वहीं उस सनातन धर्म में आडंबरों और कर्मकांडों से व्यथित होकर के कुछ वर्ग उभर करके आता है अलग, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाता है, जो उनसे दूर हटना चाहता है। दो धर्म नए उभर करके आए थे, और यह बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इन दोनों ग्रंथों में हमें इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो इन दोनों जनपदों में थोड़ा सा अंतर मिलता है, जो इनमें महाजनपदों की सूची है थोड़ा सा उनमें अंतर मिलता है, लेकिन ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इन दोनों से हमें इन महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो जिनकी संख्या कितनी थी, 16। अब यहाँ पर आकर के राजतंत्र स्थापित था ज़्यादातर महाजनपदों में, क्योंकि राजाओं का शासन था, राजा हुआ करते थे, उनकी सेना में वृद्धि हुई, अपार धन टैक्स के रूप में वसूलते थे। तो यहाँ पर आकर के जो राजा का पद था वह वंशानुगत था, और ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर जनपदों में राजतंत्र देखने को मिलता है। तो राजतंत्र क्या होता है, जहाँ शासन राजा के द्वारा हो, और कहीं कहीं गणतंत्र भी था, जहाँ शासन गण के द्वारा या फिर संघ के द्वारा, किसी विशेष समूह के द्वारा चलाया जाता हो, और वो पद वंशानुगत नहीं होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब लोहे की खोज के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और आर्थिक प्रगति हुई, तो राजनीतिक जीवन को बदल करके रख दिया, और ये राजा आपस में संघर्ष करके आगे निकलने का प्रयत्न करते थे, आपस में ही संघर्ष करते थे। और यहाँ पर सबसे जो आगे उभर करके राज्य आता है वह मगध राज्य आता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो सभी 16 महाजनपदों की यहाँ पर सूची दी गई है, और इनकी राजधानियों के बारे में, जहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। इनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, यहाँ से भी पूछे जाते हैं, और इनके क्या मुख्य बिंदु रहे हैं, क्या विशेषताएं रही हैं, वो भी नोट किए गए हैं। तो महाजनपदों के बारे में सबसे पहले हम ये बिहार के 3 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें याद करना बहुत आसान है। इसके बाद
उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में, जहाँ पर 8 महाजनपद थे, और फिर मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में 1 था, और 2 भारत के बाहर थे। तो इन महाजनपदों का जो विस्तार था वह अधिकतर भारत के उत्तरी क्षेत्र में या फिर भारत के मध्य क्षेत्र में था। वर्तमान भारत से बाहर केवल 2 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से हम 16 महाजनपदों की सूची देखते हैं। बिहार से 3 महाजनपद निकल कर के आते हैं। सबसे पहला मगध, और इस मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह, प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज को भी मानी जाती है। तो दोनों याद रखिएगा, राजगृह और गिरिब्रज। वर्तमान में इसकी स्थिति जो थी, उस समय दक्षिणी बिहार था, वर्तमान में यह पटना और गया क्षेत्र है जो मगध साम्राज्य कहलाता था, और ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय। मगध साम्राज्य उस समय सभी 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो यहाँ से क्या देखा कि मगध की राजधानी राजगृह, वर्तमान में इसकी स्थिति जो है पटना और गया, और इसके मुख्य बिंदुओं में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य था। दूसरा जो बिहार का था, अंग साम्राज्य। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, और वर्तमान में इसकी स्थिति भागलपुर मुंगेर क्षेत्र। तीसरा वज्जी संघ, और इसकी राजधानी वैशाली थी। वर्तमान में यह तिरहुत क्षेत्र, जो वर्तमान में मिथिला क्षेत्र भी है, और यह प्रथम गणतंत्र था विश्व में जो 8 जनपदों को मिलाकर के बना था। इन 8 जनपदों में एक जनपद था लिच्छवी। इस लिच्छवी की राजधानी वैशाली मानी जाती है। तो इस लिच्छवी के राजा ही का ही यहाँ पर शासन होता था। इन 8 जनपदों को मिला करके ये वज्जी संघ बना था। तो अगर आपसे वज्जी संघ की राजधानी पूछता है तो उसका भी वैशाली, और लिच्छवी की राजधानी पूछी जाती है तो उसका भी आंसर आपका वैशाली होगा। वर्तमान में इसकी स्थिति तिरहुत क्षेत्र है। तो यहाँ से हमने बिहार के तीनों महाजनपदों के बारे में देखा, मगध, अंग और वज्जी संघ। मगध की राजधानी राजगृह और वर्तमान स्थिति पटना गया। अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान में इसकी स्थिति भागलपुर मुंगेर क्षेत्र। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, और इसका जो वर्तमान स्थिति है वह तिरहुत क्षेत्र है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में देखते हैं, जहां सबसे ज़्यादा 8 महाजनपद थे। तो इसके हम 4-4 करके पढ़ते हैं तो आसान रहेगा याद करना। पहला है काशी। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी, और वर्तमान में भी आप जानते हैं कि वाराणसी ही है। तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। और 5वां था कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती या फिर साकेत। इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी जो कौशल का क्षेत्र था, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती को ही लिख करके ज़्यादातर आता है। तो आप श्रावस्ती को ही याद रखें और साकेत को भी याद रखें। वर्तमान में इसकी स्थिति जो है फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र। तो जो फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र है वर्तमान में, यह कौशल महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। छठा है मल्ल। तो इन मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी, और वर्तमान में जो देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यह मल्लों का क्षेत्र हुआ करता था। और यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वह यही कुशीनगर में हुआ था, मल्लों के क्षेत्र में। तो कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था, तो मल्ल महाजनपद में, क्योंकि कुशीनगर में ही हुआ था। और वर्तमान में ये कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में है, और ये भी गणतंत्र हुआ करता था इसके वज्जी संघ के समान। तो 2 गणतंत्र क्षेत्र यहाँ से देखने को मिलते हैं, पहला वज्जी संघ और दूसरा मल्ल। इसके बाद 7वां वत्स क्षेत्र महाजनपद के बारे में, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वर्तमान में यह प्रयाग क्षेत्र है, इलाहाबाद। 8वां कुरुक्षेत्र था, तो कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और वर्तमान में यह दिल्ली क्षेत्र है। और कुरु के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, महाभारत में इसका कई बार वर्णन मिलता है, महाभारत में चर्चित क्षेत्र रहा है ये।
तो वर्तमान में ये जो दिल्ली क्षेत्र है वह उस समय कुरु हुआ करता था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। नौवां पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र थी और इसके राजधानी के बारे में कई बार पूछा भी गया है। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और वर्तमान में भी मथुरा है। चेदी, इसकी राजधानी सूक्तिमती, सोत्थिवती। ये दोनों लिख करके आता है, कहीं पर सूक्तिमती लिखा रहता है और कहीं पर सोत्थिमती लिखा रहता है, तो आप दोनों याद रखेंगे। और इसके यहाँ का जो राजा था वो शिशुपाल था। तो महाभारत में भी शिशुपाल के बारे में बताया गया है कि इसकी हत्या श्री कृष्ण ने की थी, इसके 100 अपराधों को क्षमा किया था और इसके बाद शिशुपाल की हत्या श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपदों के बारे में देखा। पहले 4 जो थे काशी, कोशल, मल्ल और वत्स, तो इनको हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। काशी क्षेत्र की जो राजधानी थी वाराणसी थी और वर्तमान में भी वाराणसी क्षेत्र ही है, वाराणसी के नाम से ही जाना जाता है। कोशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती या फिर साकेत, वर्तमान में फैजाबाद क्षेत्र। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वर्तमान में देवरिया क्षेत्र। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और वर्तमान में यह प्रयाग क्षेत्र है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, वर्तमान में यह दिल्ली क्षेत्र है। पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, वर्तमान में भी यह मथुरा के नाम से ही जाना जाता है। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सूक्तिमती या फिर सोत्थिवती और यहाँ के जो राजा थे शिशुपाल। तो यहाँ से हमने बिहार के 3 पढ़े और उत्तर प्रदेश के 8, ये 11 उम्मीद करते हैं याद हो गए होंगे आपको। और अगर नहीं याद हुए तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करिएगा और वीडियो को फिर से देखिएगा। अगला जो हमारा था 12वां अवंती क्षेत्र था। ये भी एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था उस समय। शक्तिशाली महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो था मगध था, काशी थे, और ये अवंती महाजनपद ये भी शक्तिशाली था। और अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती, ये दोनों राजधानी अवंती की हैं। तो कहीं पर उज्जैन लिख करके आता है, कहीं पर माहिष्मती। ये भी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की अलग अलग राजधानियाँ हुआ करती थी। तो अवंती से क्या है कि अवंत की जो राजधानी थी उज्जैन या फिर माहिष्मती, और यहाँ के राजा जो थे चंड प्रदोत, इन्होंने बिंबिसार जब बीमार पड़ गए थे, मगध के राजा बिंबिसार के सेवा में अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजा था उनकी सेवा में। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राजा ने अपने राज्य वैद्य को मगध राज्य में भेजा था बिंबिसार की सेवा में। तो अवंती के राजा चंड प्रदोत ने राज्य वैद्य जीवक को मगध के राजा बिंबिसार की सेवा में भेजा था। मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर थी, वर्तमान में यह जयपुर क्षेत्र है। मत्स्य जो महाजनपद था यह राजस्थान में पड़ता है। अस्मक, यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटली थी, वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से हमने देखा कि मध्य प्रदेश से 1, राजस्थान से 1 और दक्षिण भारत से 1। मध्य प्रदेश से अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती। राजस्थान से मत्स्य, मत्स्य की जो है राजधानी विराटनगर, वर्तमान में यह जयपुर क्षेत्र में पड़ता है। अस्मक, इसकी राजधानी पोतन या फिर पोटली, वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश क्षेत्र। अब भारत के बाहर 2 ऐसे थे, उस समय तो भारत का ही अंग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यह भारत के बाहर हैं। तो जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में 2 महाजनपदों का उदय हुआ था। एक कंबोज, इसकी राजधानी राजपुर या फिर हाटक, और दूसरा जो था गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और तक्षशिला उस समय शिक्षा का प्रथम स्थल भी बना था। सबसे पहले शिक्षा का प्रथम स्थल जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला में ही बना था। तो कई बार पूछा जाता है कि भारत के बाहर 2 महाजनपद कौन कौन से हैं, कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी राजपुर या फिर हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो यहाँ से हमने इनके महाजनपदों की पूरी सूची देखी और इनकी राजधानियों के बारे में
वर्तमान में क्या स्थिति रही और इनके क्या मुख्य बिंदु रहे। तो आज महाजनपदों के बारे में हमने जो पढ़ा कि किस तरह से लोहे की खोज के बाद जो राजनीतिक सामाजिक बदलाव होते हैं और यहाँ से नए नए राजवंशों का उदय होता है, फिर उनमें एक संघर्ष का दौर रहता है कि खुद को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के प्रयत्न में संघर्ष का दौर रहता है, और युद्ध होते हैं। लोहे के प्रयोग के कारण औजार लोहे के बनते हैं और कई युद्ध देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे यहीं से ही राजनैतिक जीवन की एक शुरुआत होती है। तो महाजनपदों का जो दौर था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही सर्वप्रथम राजनैतिक जीवन की शुरुआत होती है। और इसके आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस महाजनपद के उदय के बाद मगध साम्राज्य में बिंबिसार जो हर्यक वंश की स्थापना करता है, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश और मौर्य वंश का शासन आता है। तो अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। धन्यवाद।